स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पता है कि यहाँ एक बाइडेंटेड लिगेंड दे रखा है जिसका नाम आप सबको पता है, इसे अपन एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। एथिलीन डाइएमीन सबको पता है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है जैसे एथिलीन। थोड़ा आइडिया दे देता हूं वापस। आप सबको पता है ये चीज एथिलीन है क्योंकि फलों को पकाने में सबको पता है कौन सी गैस काम आती है, एथिलीन। इस पाई को तोड़कर अगर मैं 2 सिग्मा लगा दूं और उसके साथ 2 एमीन लगा दूं तो ये चीज कहलाती है एथिलीन डाइएमीन। अब ये जो एथिलीन डाइएमीन है वो आप सबको पता है ये बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि इसके अंदर दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं भी नहीं दे रखा, बाइडेंटेड लिगेंड की बात ही नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो एथिलीन डाइएमीन एक दंतुक लिगेंड तो है नहीं, धनायनिक लिगेंड भी नहीं है क्योंकि ये तो उदासीन आपको दिखाई दे रहा है। अब बात हुई ब्रिज लिगेंड की और बात हुई किलेटिंग लिगेंड की। तो आपको पता है एथिलीन डाइएमीन जब मेटल आयन से जुड़ता है, यानी ये अपने लोन पेयर जब देते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और वो लिगेंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं उन्हें किलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर सेकंड गया कि जो एथिलीन डाइएमीन है वो बाइडेंटेड लिगेंड भी है और साथ ही साथ किलेटिंग लिगेंड भी है। मोनोडेंटेड जो लिगेंड होते हैं वो कभी भी किलेटिंग लिगेंड नहीं होते। किलेटिंग लिगेंड या तो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCl3.4H2O वास्तव में क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आ जाए तो आपको वर्नर थ्योरी लगानी होती है क्योंकि आप सबको पता है पानी तो उदासीन अणु है और यहाँ पर Fe पर जो चार्ज है वो +3, क्योंकि 3 क्लोराइड पर -3, तो ऑटोमेटिक यहाँ Fe+3 है। और Fe+3 जो होता है वो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना चाहता है। वो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर रखना चाहता है? 6। वो ये चाहता है कि उसकी समन्वयी संख्या कितनी बनी रहे? 6। अब आप सबको पता है यहाँ Fe जो +3 है उसकी समन्वयी संख्या 4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहां आपको दिख रहा होगा कि जो Fe+3 है उसकी समन्वयी संख्या 3 और 1 4 है, ये भी संभव नहीं है। यहां दिख रहा होगा Fe+3 जो है उसकी समन्वयी संख्या 3 और 2 5 है, ये भी संभव नहीं है। इसीलिए इसका आंसर 3 गया क्योंकि यहाँ Fe+3 की जो सेकेंडरी बैलेंसी है, Fe+3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 आएगा और 4 और 2 कितना? 6। याद करें वर्नर थ्योरी ये कहती है हर धातु आयन की सेकेंडरी बैलेंसी निश्चित होती है। प्राइमरी बैलेंसी तो वेरिएबल होती है लेकिन सेकेंडरी बैलेंसी निश्चित होती है। पहले ही आपको बता चुका, जिंक है, कैडमियम है, मतलब जिंक +2 है, इस सब की तो सेकेंडरी बैलेंसी 4 है। Fe+2 है, Fe+3 है, प्लैटिनम +4 है, क्रोमियम +2 है, क्रोमियम +3 है, इन सब की सेकेंडरी बैलेंसी आपकी 6 होती है। अब वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये Fe+3 है तो इसने अपनी सेकेंडरी बैलेंसी 6 कैसे करी? 4 तो जल के अणुओं को अंदर लिया और साथ ही साथ 2 जल के अणु, 2 क्लोरीन को अंदर लिया, 2 क्लोरो को अंदर लिया और बाहर क्या रह गया? 1 क्लोरो रह गया। अब आप सबको पता है पानी एक दंतिक लिगेंड है तो 4 उपसंयोजक बंध तो इसने बनाए और क्लोरो भी एक दंतुक लिगेंड है, 2 इसने बनाए। इसीलिए इसका जो आंसर है वो 3rd गया क्योंकि यहाँ Fe+3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। प्रत्येक धातु आयन की सेकेंडरी बैलेंसी निश्चित है, Fe+3 की सेकेंडरी बैलेंसी 6 होती है। अब आप सबको पता है समन्वयी संख्या या सेकेंडरी बैलेंसी का मतलब क्या है? जो समन्वयी क्षेत्र है उसमें धातु आयन और लिगेंड के बीच में बनने वाले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है और Fe+3 का फिक्स होता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या गया? 3rd गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आपसे पूछा जा चुका, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। एग्जामिनर का हमेशा ध्यान रखें, ट्रेंड आरपीएससी का तो कम से कम फिक्स है, मैं अधीनस्थ बोर्ड की नहीं कहता, आरपीएससी का ट्रेंड बिल्कुल फिक्स है। अगर वो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो घुमा फिरा के वो इसी तरह के क्वेश्चन देगा। बार बार आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप रीट की भी मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड लेवल को कम से कम लेके चलो, क्योंकि अभी के जो दोनों एग्जाम है, कंप्यूटर अनुदेशक का और साथ ही साथ लाइब्रेरियन का, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, अगर वो इस बेस पे रहा हो कि साहब वो 9th 10th की किताब है और वो बिल्कुल खत्म हो गया। और सही भी काफी हद तक क्या है कि जब आप एक टीचर बनोगे तो आपको कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, तो इसीलिए पेपर का जो लेवल है वो अच्छा आ रहा है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक संकुल आयन है जिसमें Ml6 टाइप का, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है।
अब ये कहता है कि इसके अंदर जो मेटल आयन है, यानी ये थोड़ा सा टाइप पे मिस्टेक है, M+ है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये जटिल आयन। जटिल आयन वो आयन होता है जो धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बना होता है, और बाकायदा ये बता रहा है कि इसके अंदर जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, +n है, यानी Mn+ नहीं है, M+n है। अब ये कहता है कि इसमें 5d इलेक्ट्रॉन, यानी जो मेटल आयन है उसके अंदर, जो मेटल आयन के अंदर जो d उपकोष है उसके अंदर ये कह रहा है 5d इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी आपको पता है d उपकोष 5d कक्षकों से मिलकर बनता है और सबके अंदर क्या रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसा आपको पता है कि ऐसा हम कौन से नियम से भर रहे हैं, ऐसा आपको पता है अफबाउ नियम से भरा जा रहा है, या मैं कहूं हुंडे के नियम से भरा जा रहा है कि अगर d उपकोष है उसके अंदर 5d कक्षक है तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन करोगे। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन करोगे। लेकिन हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी हुई है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, वीबीटी के थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रबल लिगैंड होते हैं उसके प्रभाव के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, युग्मित होने लग जाते हैं। अब यहां वो खुद ही कह रहा है कि जो लिगैंड जो जुड़ा हुआ है वो वीक टाइप का, जो लिगैंड इसके साथ जुड़ा हुआ है वो किस तरह का है, वीक टाइप का है। और आपको पता है जब वीक लिगैंड होता है तो हमें किसी भी तरह की क्या नहीं करनी होती, पेयरिंग नहीं करनी होती। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन है Ml6+n, जो मेटल है, मेटल आयन है, उसके अंदर 5d इलेक्ट्रॉन है, और वो बाकायदा कह रहा है कि जो लिगैंड है वो वीक टाइप का है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार आपको ये बताना है कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार हम पढ़ चुके हैं, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तब तो इलेक्ट्रॉन का आपको युग्मन करना है। उसमें भी धातु आयन का विन्यास अगर D1, D2 और D3 हो तो चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड, आपको युग्मन नहीं करना। लेकिन यहां पर वो बाकायदा खुद ही कह रहा है कि लिगैंड वीक टाइप का है, तो इसका मतलब आपको युग्मन नहीं करना। डी उपकोष के अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, इसीलिए इसका आंसर सेकंड रहा कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 5 रहेगी। वापिस देख लें, एक कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहा है मेटल आयन जो है इसमें 5d इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड वीक टाइप का है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होती है जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, वीक लिगैंड है, पेयरिंग करनी नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 5, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, सेकंड। एक वर्गाकार समतलीय संकुल है। वैसे भी मैं आपको बता चुका कि जो प्लैटिनम +2 है, यहां आप देख भी सकते हैं प्लैटिनम के साथ 2 एमीन जुड़े हुए हैं और 2 Cl जुड़े हुए हैं। यहां 2 क्लोरो के कारण चार्ज -2, एमीन उदासीन है, और यहां प्लैटिनम पर +2 चार्ज आएगा। अब आप सबको पता है प्लैटिनम +2 की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, 4, जो 2 एमीन और 2 क्लोरो से क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब ये कहता है कि जो प्लैटिनम +2 है, पहले ही बता चुका, प्लैटिनम +2 जिसकी समन्वयी संख्या अगर 4 आपको दिखाई दे तो 100% हमारे कोर्स के हिसाब से उसके अंदर संकरण कौन सा होगा, DsP2 होगा। और DsP2 जिनके अंदर संकरण होगा उनकी ज्यामिति आपको पता है किस टाइप की होती है, वर्गाकार समतलीय होती है। तो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ये एक वर्गाकार समतलीय संकुल है, ये वाला संकुल, ये कौन सी ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करेगा। अब हमें याद आना चाहिए, अब अगर हम ज्यामिति समावयता की बात करें तो याद आना चाहिए कि जो संकुल यौगिक जिनकी समन्वयी संख्या 4 होती है वो ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करते हैं, कि वो संकुल यौगिक जिनमें धातु आयन की समन्वयी संख्या 4 होती है वो ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस धातु आयन पर संकरण कौन सा नहीं होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर संकरण कौन सा होना चाहिए, DsP2 होना चाहिए। वो संकुल यौगिक जिनमें धातु आयन की समन्वयी संख्या 4 हो, अगर समन्वयी संख्या 4 है तो संकरण sp3 और DsP2 निकलेगा। प्लैटिनम +2 के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनमें संकरण कौन सा निकलता है, DsP2, sp3 नहीं है, DsP2 है, क्योंकि प्लैटिनम +2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। जो कहीं ना कहीं पेयरिंग के अंदर इस बात का भी फर्क पड़ता है कि ये जो धातु है वो कौन सी सीरीज की है, 4D सीरीज की है या 5D सीरीज की। तो प्लैटिनम +2 के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, समन्वयी संख्या 4 है, और इसके अंदर संकरण कौन सा होता है, DsP2। और ये जो प्लैटिनम +2 है बाकायदा खुद ही कह रहा है कि ये सिस्प्लेटिन है। तो ये जो प्लैटिनम का ये कॉम्प्लेक्स डाईएमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम सेकंड, ये 2 फॉर्मों में मिलता है,
एक सिस फॉर्म होती है और एक कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म। अगर आप इसकी सिस फॉर्म देखें तो ये वाली कंडीशन है, एमीन एमीन Cl और Cl, ये इसकी सिस फॉर्म, ये इसकी सिस फॉर्म। अगर आप इसको दर्पण के अंदर देखेंगे तो ये आपको ऐसी की ऐसी दिखाई देगी, और दर्पण अणु अगर अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है तो वो अणु कभी भी प्रकाशिक समावयता नहीं दिखाता। इसीलिए यहां पर सिस प्लेटिन कौन सी समावयता दिखाएगा, ज्यामिति, क्योंकि इसके अंदर सिस के साथ कौन सी फॉर्म मिलेगी, ट्रांसफॉर्म मिलेगी। तीसरा प्रश्न उठा, संधि समावयता क्यों नहीं दिखाएगा। संधि समावयता आपको याद हो तो संधि समावयता वो संकुल यौगिक दिखाते हैं जिनके अंदर उभयदंती टाइप का लिगैंड पाया जाता है। वो संकुल यौगिक जिनमें उभयदंती टाइप का लिगैंड हो तो वो संधि समावयता दिखाएंगे। प्रकाशिक समावयता इसीलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ये अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या हो जाएगा, अध्यारोपित। और आपको पता है अब आप इसकी दो फॉर्म बना सकते हैं, एक तो आपने अभी सिस फॉर्म बना ली और दूसरी कौन सी फॉर्म बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। इसीलिए जो सिस प्लेटिन होता है ये कौन सी समावयता दिखाता है, ज्यामितीय समावयता दिखाएगा। अगला क्वेश्चन, वापिस वही क्वेश्चन, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। पहले कह रहा है D5। दो तरह के चक्रण होते हैं, आपको पता है, एक तो हाई स्पिन और एक लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना। D5 कैसे भरेंगे, D1 D2 D3, यहां तक तो इसी तरीके से भरा जाता है CFT के अनुसार, चाहे लिगैंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। अब लो स्पिन का मतलब D4 इसमें आएगा और D5 इसमें आएगा। तो D5 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अब आपको दे रखा है D8 चतुष्फलकीय। याद करो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ रखा है इस तरीके से E और T2 में टूट जाता है। जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। याद करो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 और D8, और इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, जबकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। वापिस कह रहा है D6 अष्टफलकीय निम्न चक्रण संकुल। अब आप सबको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, याद करो CFT के अनुसार जो ये d ऑर्बिटल्स है ये दो एनर्जी लेवल में टूट जाते हैं, एक T2G और एक क्या होता है, EG। D1 D2 D3 D4 D5 D6, क्योंकि वो कह रहा है आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है। तीसरा ऑप्शन आपके पास D3 ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में CFT के अनुसार जो D उपकोष है वो दो D कक्षकों में टूट जाते हैं, T2G और EG, D1 D2 और D3। धातु आयन का विन्यास D1 D2 D3 हो तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक लिगैंड, आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कहां से चालू होती है, D4 से, कि D4 ऊपर जाए या D4 नीचे रहे। इसीलिए D3 अष्टफलकीय के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 रहेगी, और क्वेश्चन यही पूछा है कि किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, इसीलिए आंसर क्या गया, D3 ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड है, हमारी ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, ये वाली बुक, इसके अंदर पेज नंबर ये आपका 270 है। बार बार में ये वाली जो टेबल है वो एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। यहां पर क्या है, इसने एक कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर बता रखा है CONH3 5H2O+3, और बता रखा है किसको, इसको रिपीट करें, कौन से वाले क्वेश्चन को अभिनीश रिपोर्ट करना है, लिख के दें 35 को, इसको अवनीश 35 को रिपीट करना है क्या, अवनीश 35 को, 34 को, 35। देखो यहां पर अवनीश ये कहा है कि CFT थ्योरी अप्लाई की है। हमें पता है कि लिगैंड के प्रभाव में जो ये D कक्षक है ये दो एनर्जी लेवल में बढ़ जाते हैं, एक T2G होता है, एक EG होता है ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में टूटते हैं E और T2 में। अब पहला इसने कहा आपको D5 कॉन्फ़िगरेशन भरना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है और लो स्पिन है, तो आप कैसे भरोगे, D1 D2 D3 D4 और D5। लो स्पिन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम से कम होंगे, एक अयुग्मित रहा, एक अयुग्मित। दूसरा आपसे कहा D8 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है चतुष्फलकीय संकुल में, तो ऐसे भरोगे D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है।
तीसरा ऑप्शन कहा D6 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन, D1 D2 D3 D4 D5 D6, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। D3 अष्टफल की है, ऑक्टाहेड्रल ही बनाना है यानी T2G और EG, तो D1 D2 D3, क्योंकि सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो पेयरिंग स्टार्ट होती है वो D4 से चालू होती है। D1 D2 D3 तो आपको ऐसे ही भरना है, क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार अगर समरस कक्षक है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो तीनों में ऐसे ही भरते हैं। सबसे पहले जो समस्या उत्पन्न होती है वो D4 में होती है, तो D3 के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसने आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आंसर 4 है। ये वाला जो क्वेश्चन है 2 बार अलग अलग तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूं, आरपीएससी पूछ रही है, 12th राजस्थान बोर्ड की बुक को पूछ रही है, इसीलिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। यहां पर पर्टिकुलर बता रखा है कि ये कॉम्प्लेक्स इस रंग को एब्जॉर्ब करता है। क्या कह रहे हो? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कैसे हो सकता है? D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8, तो 2 ही तो अनपेयर्ड है, तो अगर करेक्शन है तो चौथा में कर लो 35 में। 35 में देखना बेटा 4 है, क्या है ऑप्शन? 35 में आंसर की दी होगी ना आपको, 35 में बेटा 4th है, अगर करेक्शन है तो कर लो सही, 4 कर लो अगर करेक्शन है तो। देखिए 35 में है क्या करेक्शन? मेरे हिसाब से होगा नहीं, हो तो कर लो 35 का 4, सही कर ले अगर हो तो। चले आगे, नेक्स्ट 4 ही है, देखो आप ध्यान से, सेकंड ऑप्शन का है 4 ही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 5H2O+3। अब ये कॉम्प्लेक्स आपको पर्टिकुलर याद करने पड़ेंगे, 4 कॉम्प्लेक्स है एनसीईआरटी की बुक में। CONH3 5H2O+3 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका रंग क्या होगा? अब कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कोई भी संकुल यौगिक एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और उसका पूरा रंग दिखाई देता है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जब ये 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो ये कॉम्प्लेक्स आपको कैसे रंग का दिखाई देता है? लाल रंग। ये याद ही करना है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, याद ही करना है। अगला क्वेश्चन, अभी अभी आपसे कहा कि कौन सा संकुल ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करेगा। अभी अभी कहा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करते हैं। 4 के अंदर वो ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करता जिसमें कौन सा संकरण होता है? sp3। कौन प्रदर्शित करता है? जिसमें कौन सा संकरण होता है? dsp। कई बार ये क्वेश्चन लगातार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आ गया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित नहीं करेगा। अभी अभी बताया था प्लेटिनम के साथ जब 2 एमीन और 2 क्लोरो लगे हो तो उसको तो सिस प्लेटिन कहते हैं। डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकंड, ये 2 फॉर्मों में मिलता है, सिस और ट्रांस। और वैसे भी यहाँ प्लेटिनम की समन्वयी संख्या 4 है और प्लेटिनम +2 की समन्वयी संख्या जब भी 4 होती है तो उसमें संकरण कौन सा होता है? dsp2 ही होता है। यहाँ कई बार ये एग्जाम्पल पूछा जा चुका निकिल टेट्राकार्बोन। अब आप सब देखोगे तो जो निकिल टेट्राकार्बोनिल है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है, निकिल के साथ 4 कार्बोनिल आपने जोड़। ज्यामितीय समवेता में क्या होता है? जब आप लिगेंडो की पोजीशन को चेंज करते हो तो 2 चीजें चेंज होती हैं, एक तो लेंथ चेंज होती है और साथ ही साथ उनके बीच का एंगल भी चेंज होता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि ये सिस टू ब्यूटीन है और ये ट्रांस टू ब्यूटीन है, तो आप सिस और ट्रांस में कंपेयर करें। मान लीजिए सिस टू ब्यूटीन है और ये ट्रांस टू ब्यूटीन। आप सबको पता होगा सिस और ट्रांस ज्यामितीय समवेता दिखाते हैं। अब देखो इन दोनों मैथिल के बीच की दूरी और इन दोनों मैथिल के बीच की दूरी में डिफरेंस है। ये अगर L1 है तो ये L2 है, L1 इज नॉट इक्वल टू क्या है? L2। साथ ही साथ इनके बीच के जो एंगल है उसमें भी फर्क है। अब यहां पर क्या होता है, अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करोगे तब भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। अगर इस CO को उठाकर यहां ले आओगे और इसको उठाकर यहां ले आओगे तो पहले भी इनके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था और बाद में भी क्या रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। यही कारण है कि जिनमें sp3 संकरण पाया जाता है और समन्वयी संख्या अगर उनकी 4 दिखाई दे तो वो संकुल यौगिक क्या नहीं दिखाते? ज्यामितीय समवेता नहीं दिखाते। अब जो निकिल टेट्राकार्बोनिल है आपको पता है, निकिल परमाणु क्रमांक 28, विन्यास होता है 3d8 4s2
प्रबल लिगैंड के प्रभाव के कारण ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी किस में चले जाते हैं, 3D में। और इसके अंदर जो खाली कक्षक उपलब्ध होते हैं, भाई 4 खाली कक्षक उपलब्ध चाहिए। याद करो वीबीटी थ्योरी, वीबीटी थ्योरी के अनुसार क्या है, जितनी समन्वयी संख्या है उतनी ही तो खाली कक्षक चाहिए। 4 खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं। यहाँ 3D8 4s2, प्रबल लिगैंड के प्रभाव में ये 4s के इलेक्ट्रॉन भी 3D में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3D 4s और 4p। सबको आइडिया होना चाहिए वीबीटी के अनुसार। वीबीटी थ्योरी ये कहती है कि जो धातु आयन है वो जितनी उसकी समन्वयी संख्या है उतने उसको खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं। तो यहाँ ये कितने खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा, 4। यहाँ तो है नहीं, तो इसके अंदर sp3 संकरण है। यही कारण है जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है इसकी आकृति चतुष्फल की होती है, संकरण sp3 होता है, और साथ ही साथ ये कौन सी समावेता नहीं दिखाता, ज्यामिति नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया वापस क्वेश्चन। मैंगनीज के साथ 4 ब्रोमो जोड़ रखे हैं, एक जटिल आयन दे रखा है मैंगनीज का। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही दिमाग में आ गया कि या तो इसमें संकरण होगा sp3 या इसमें संकरण होगा dsp2, क्योंकि यहां Mn+2 की जो समन्वयी संख्या है वो कितनी आ रही है, 4। अब वो बाकायदा ये कह रहा है कि यहां जो Mn+2 है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 5.9 बोर मैग्नेटॉन। और आप सबको पता होगा जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है तब चुंबकीय आघूर्ण कितना निकलता है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है √n+2। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है तो जो आपका चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो कितना निकलता है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि मैंगनीज+2 है उसका एक कॉम्प्लेक्स है, और उसके अंदर वो बाकायदा कह रहा है कि जो मैंगनीज+2 है उसका चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन है। तो इसका मतलब उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। समझ में आई बात? अब देखो जैसे MnBr4- है, दिख रहा है कि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 दिख रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखते ही, समन्वयी संख्या 4 दिखते ही हमें यह पता चल जाता है कि या तो संकरण sp3 होगा या dsp2 होगा। अब यहां मैंगनीज किस फॉर्म में है, x 4Br पर -4, बीज गणितीय योग -2, x बराबर +2। तो इसका मतलब यहां मैंगनीज+2 फॉर्म में, मैंगनीज+2 परमाणु क्रमांक 25। और मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होता है, आर्गन वैसे होता है 3d5 4s2, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो 4s0। अब आप सबको पता है वो ये कह रहा है कि जो ये कॉम्प्लेक्स है इसका चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन है। इसका मतलब इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या d में कितनी है, 5। इसका मतलब 3d5 की फॉर्म ये है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है लास्ट 4s और 4p। सबने वीबीटी थ्योरी पढ़ी है। धातु आयन क्या करता है, समन्वयी संख्या के बराबर खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। कितने खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं, 4। कौन कौन से उपलब्ध कराएगा, s और 3 क्या p। इसीलिए इसके अंदर जो संकरण रहा वो कौन सा रहा, sp3। और sp3 जब संकरण होगा तो जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, चतुष्फल की होगी। वापिस देख लें, मैंगनीज+2 का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और बता रखा है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन। 5.9 बोर मैग्नेटॉन ये बता रहा है कि इसके अंदर मैंगनीज+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। जब Mn+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है तब इसका मतलब यह है कि ये ब्रोमो-वीक टाइप का लिगैंड है, ये पेयरिंग नहीं कर रहा है। अब वीबीटी थ्योरी के अनुसार जितनी समन्वयी संख्या होती है उतने खाली कक्षक उपलब्ध कराने होते हैं। तो Mn+2 को खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं। 3D में तो है नहीं, एक 4s लेगा, 3 4p लेगा। अब ये खाली कक्षक, रिक्त खाली कक्षक आपस में क्या होंगे, आपस में पहले संकरण में भाग लेंगे, 4 sp3 संकृत कक्षक बनाएंगे जो लिगैंडों के साथ अति व्यापन करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यही कारण है कि जो MnBr4- है इसकी जो आकृति है, क्योंकि संकरण sp3 है इसीलिए जो इसकी ज्यामिति है वो कैसी है, चतुष्फल की है। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसका एक मोल है CONH3 4Cl2Cl। अब मैंने इसके अंदर AgNO3 मिला दिया तो आपको पता है इस संकुल में 2 भाग होते हैं, ये तो है समन्वयी क्षेत्र और ये होता है आयनन क्षेत्र। जो ब्रैकेट में लिखा रहता है उसे समन्वयी क्षेत्र कहते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा रहता है वो आयनन क्षेत्र है।
आयनन क्षेत्र ही आपको क्या देता है, आयन देता है। और ये जो समन्वयी क्षेत्र है ये आपको क्या करता है, ये जटिल आयन देता है। अगर मैं ये देखूं CO NH3 Cl2 Cl, जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये इस तरह से टूटेगा, CO NH3 Cl2 प्लस और Cl क्या, माइनस। अब आप इसके अंदर AgNO3 जब डाल रहे हैं तो इससे तो आपको क्लोराइड आयन मिलेगा ही नहीं, सिर्फ आपको इससे मिलेगा। और AgCl का आपको कितने मोल मिलेंगे, 1 मोल AgCl मिलेगा। अब क्वेश्चन को देखें, 1 मोल CONH3 Cl2 Cl है, इसमें हमने AgNO3 डाला। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो ये आपको जटिल आयन और एक आयन देगा, सरल आयन। आप AgNO3 जब डालोगे तो यहां से तो क्लोराइड मिलेगा नहीं, ये Ag प्लस Cl माइनस से रिएक्शन करके AgCl का कितना मोल बना लेगा, 1 मोल बना लेगा। तो वो कहता है कि जब आप AgNO3 डालते हो तो AgCl के मोलों की संख्या कितनी मिलेगी, 1 ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन, पिछली बार आपसे पूछा गया सेकंड ग्रेड में, लास्ट ईयर पूछा गया था, टेट्राएमीन जिंक +2 है, इसकी ज्यामिति कैसी होगी। दिख रहा है यहाँ जिंक +2 की समन्वयी संख्या 4 है, और समन्वयी संख्या 4 का मतलब संकरण या तो sp3 या dsp2, फर्स्ट फल के तो वैसे ही क्रॉस हो गया। अब ज्यामिति पूछ रहा है तो ज्यामिति तो 2 ही होती है, ये पिरामिडी तो आकृति होती है, ज्यामिति या तो चतुष्फल की होगी या वर्ग समतली होगी। यहां आपको दिख रहा है जिंक +2 है, जिंक +2 का जो विन्यास है वो आप लोगों को पता होता है आर्गन 3d10, डी पूरा बढ़ा हुआ है, आगे खाली पड़ा हुआ है 4s और 4p। दिख रहा है जिंक +2 को कितने खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं, 4, 3D में तो है ही नहीं, 1 s और 3 p, तो संकरण कौन सा होगा, sp3, और sp3 संकरण होगा तो आपको पता है ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फल। लुईस के अनुसार लिगैंड क्या है, तो आप सबको पता है लिगैंड क्या होता है, एक तो मेटल आयन होता है, लिगैंड होते हैं। लिगैंड का काम होता है लॉन पेयर डोनेट करना, जो लॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस क्षार कहलाता है, और जो मेटल आयन होता है वो लॉन पेयर ग्रहण करता है तो वो लुईस अम्ल का काम करता है। तो लिगैंड लुईस के अनुसार पूछा है, लुईस की थ्योरी के अनुसार सबने पढ़ा होगा लुईस अम्ल और लुईस क्षार। अम्ल वो होते हैं जो लॉन पेयर लें, क्षार वो होते हैं जो लॉन पेयर दें। लिगैंड का धर्म ही लॉन पेयर देना है, और जो लॉन पेयर देता है वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। इसीलिए आंसर सेकंड गया कि यहां पर लिगैंड क्या है, लुईस क्षार है। CONH36 CrCN6, सॉरी CONH36 और क्या, ये CrCN6। CrNH36 COCN6 द्वारा कौन सी समावेयता प्रदर्शित हो रही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में आया था। अब आप सबको समावेयता के अंदर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जब संकुली धनायन और संकुली ऋणायन हो, और अगर धातु आयंस का या लिगैंड्स का आपस में एक्सचेंज हो रहा है और उसके कारण अगर नए संकुल बन रहे हैं, तो उस तरह की समावेयता को हम कौन सी समावेयता कहते हैं, उपसहसंयोजक समावेयता कहते हैं। बंधन समावेयता तो तब उत्पन्न होती है जब एम्बिडेंट लिगैंड होते हैं। उपसहसंयोजक समावेयता की पहचान क्या है, संकुली धनायन और संकुली ऋणायन। देखो संकुली धनायन है और संकुली ऋणायन है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, मेटल, देखो किसको एक्सचेंज कर दिया है, मेटल आयन को, क्रोमियम को यहां ले आए, कोबाल्ट को यहां ले आए। तो मेटल आयन के एक्सचेंज के कारण या लिगैंड के एक्सचेंज के कारण जो एक नया संकुल बन जाता है, उन दोनों के अंदर जो संबंध होता है वो समावेयता आपको पता है कौन सी कहलाती है, उपसहसंयोजक समावेयता कहलाती है। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आपसे पूछा गया साधारण सा नाम, K2ZnOH4 का नाम पूछा जा रहा है। ये आपको पता है धनायन है, ये ऋणायन है। धनायन सरल है, सरल। ऋणायन आपको पता है ये जटिल है। जो पहले लिखा होता है वो धनायन, जो बाद में लिखा होता है ऋणायन। सरल धनायन और जटिल ऋणायन। धनायन सरल है। जो सरल धनायन होता है उसकी कभी संख्या का उल्लेख नहीं करते, तो यहाँ डाई पोटेशियम नहीं बोलेंगे, यहाँ पोटेशियम बोलेंगे, तो पोटेशियम, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, पोटेशियम।
अब आपको पता है ये समन्वयी क्षेत्र है, इसके अंदर पहले लिगेंड्स को बोला जाता है। कितने लिगेंड है? 4। तो आप बोलोगे टेट्रा, पोटेशियम, पोटेशियम, टेट्रा हाइड्रोक्सो, तो ऐसा ऑप्शन 4 ही है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। यहाँ जिंक की जगह जिंकेट बोला जाता है, क्योंकि जब आपका समन्वयी क्षेत्र वाला पोर्शन ऋणायन होता है तो धातु आयन के अंत में एट लगा देते हैं, तो नाम बना पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। अब आप यहाँ जिंक पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस पूरे के पूरे संकुल को उदासीन करना है। एक पोटेशियम पर चार्ज +1 तो 2 पर +2, OH पर होता है -1, 4 पर ऑटोमेटिक -4। यह उदासीन तभी होगा जब जिंक पर कितना चार्ज आएगा? +2। और वैसे भी आपको पता है जिंक +2 ही बनाता है, तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड इसका यूपीसी है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी यही है। CONH3 5SO4 Br, CONH3 5Br SO4। अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये आपको ब्रोमाइड आयन देगा, ये पानी में डालेंगे तो क्या देगा? सल्फेट आयन देगा। तो आपको पता है आयनन समावेता क्या होती है? वो संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, वो संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन जल में डालने पर वो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के आयन दें। ये पानी में डालने पर आपको ब्रोमाइड आयन देगा, जबकि ये पानी में डालने पर आपको सल्फेट आयन देगा। इसीलिए आंसर क्या रहा? आयनन समावेता रहा। उपसहसंयोजन क्यों नहीं रहा? उपसहसंयोजन में तो आपको पता है संकुली धनायन और संकुली ऋणायन होना चाहिए था, वो है नहीं। बंधन समावेता कब होती है? बंधन समावेता जब होती है जब उभयदंती लिगेंड क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए, वो भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन में 1 मोल COCl3.4NH3 है। आधिक्य में जब आप AgNO3 मिलाते हो तो मुझे 1 मोल AgCl मिलता है। ये मुझे ये बता रहा है कि जो आपका आयनन क्षेत्र है उसके अंदर एक भार Cl- है, तभी तो AgCl मिलेगा। और वो ये कह रहा है कि धातु की आपको क्या बतानी है? सेकेंडरी वैलेंसी। यहां आप सबको पता है अमोनिया उदासीन लिगेंड है, तो इस पर तो चार्ज 0, 3 Cl पर -3, तो ऑटोमेटिक कोबाल्ट +3 आ गया। कोबाल्ट +3 की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स होती है 6। कैसे सेट करोगे? कोबाल्ट 4 तो अंदर क्या ले लोगे? एमीन, साथ में 2 क्या ले लोगे? Cl, और केवल भारी एक क्या रहेगा? Cl। और अब आप अगर AgNO3 डालोगे तो आपको 1 मोल AgCl का मिलेगा। दिख रहा है यहाँ जो कोबाल्ट +3 है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी या समन्वयी संख्या 4 और 2 6 है। जो समन्वयी संख्या होती है वही इसकी क्या कहलाती है? सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। आगे समझ में? पिछली बार आपसे सेकंड ग्रेड में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इनमें से हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा? तो 2 तरह के संकुल होते हैं, एक होमोलेप्टिक और एक हेट्रोलेप्टिक। अगर लिगेंड एक ही प्रकार का हो, जैसे साइनो, क्लोरो, एमीन, तब तो बोलते हैं होमोलेप्टिक। अगर आपको लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार के दिखे, जैसे यहाँ एमीन और क्लोरो दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। 12th राजस्थान बोर्ड की किताब का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इनमें होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कौन सा है? होमोलेप्टिक, 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 हेट्रोलेप्टिक। जब 2 प्रकार के लिगेंड हो तो हेट्रोलेप्टिक, और एक ही प्रकार के हो तो होमोलेप्टिक। इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे। पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड .CH2O, आपको पता है ये डबल सॉल्ट है, एक सॉल्ट ये रहा और एक सॉल्ट ये रहा, इसको कार्नेलाइट कहते हैं। एक सॉल्ट फेरस सल्फेट, एक सॉल्ट अमोनियम सल्फेट, ये भी डबल सॉल्ट है। फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको मोहर लवण बोलते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जिसको फिटकरी कहते हैं, ये तीनों डबल सॉल्ट है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो सीधी सी पहचान होती है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या दिखेगा? ब्रैकेट दिखेगा। जो ब्रैकेट के अंदर लिखे रहते हैं वो कंपाउंड कौन से होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसीलिए 47 का आंसर क्या गया था? 4 गया था। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 5 तो अमोनिया अणु, एक नाइट्रो ग्रुप है और 2 क्लोरो है, और 1 मोल जलीय विलयन में जब हम डालते हैं तो ये आपको 3 आयन देते हैं, और AgNO3 की जब अधिकता होती है तो ये आपको 2 मोल AgCl देते हैं। 2 मोल AgCl से पता चल गया कि बाहर 2 Cl रहेगा। अब आपको पता है कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट जो है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का, अब क्या क्या कह रहा है कि कोबाल्ट के साथ 5 तो अमोनिया अणु है,
एक नाइट्रो समूह है और 2 क्लोरीन है, और साथ ही साथ जब हम उसके अंदर AgNO3 मिला रहे हैं तो वो आपको 2 मोल AgCl दे रहा है। तो जो कोबाल्ट +3 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। तो कैसे सेट होगा? कोबाल्ट 5 तो आप अंदर जोड़ दोगे एमीन, एक ले लो नाइट्रो, हो गए, क्योंकि ये भी एक दंती और ये भी एक दंती, बाहर हो गए 2 क्लोरीन। अब आप इसके अंदर AgNO3 डालोगे तो 2 मोल AgCl मिलेंगे, और साथ ही साथ कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना सेट हो गया? 6। अब देखो इसमें तो है नहीं, इसमें तो वैसे भी देख लो, इसमें AgNO3 डालोगे तो 1 मोल AgCl ही मिलेगा, इससे भी 1 मोल ही मिलेगा, इससे भी 1 मोल मिलेगा, इसी से 2 मोल मिलेंगे, इसीलिए आंसर 30 है। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा विन्यास है जिसका चुंबकीय आघूर्ण 2.84 बोर मैग्नेटॉन है? तो आप सबको पता होना चाहिए, जिसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहती है तो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है 1.73, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहती है तो चुंबकीय आघूर्ण करीबन 2.87 के आसपास निकलता है। तो इसका मतलब यहाँ चुंबकीय आघूर्ण 2.84 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहनी चाहिए। D4 प्रबल क्षेत्र लिगेंड D4। अब देखो वैसे तो क्या है, इसने कुछ स्पष्ट नहीं किया कि ये वीक लिगेंड है, या मतलब ये अष्टफल के संकुल है या क्या है, बल्कि इसको स्पष्ट लिखना चाहिए था यहाँ अष्टफल के संकुल है या चतुष्फल के संकुल है। फिर भी कोई बात नहीं, D4 प्रबल लिगेंड, अगर प्रबल लिगेंड हम ये मानते हैं अष्टफल के संकुल है, कुछ नहीं दे रहा तो हम ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से सोच रहे हैं। D4 में आपको पता है अष्टफल के संकुल में T2G और Eg। D4 D1 D2 D3 तो ऐसे ही भरा ही आएगा। D4 में प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। D4 दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड में तो आपको पता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ज्यादा से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाए जाएंगे, D1 D2 D3 D4, तो इसमें तो 4 अयुग्मित रहेंगे। D3 अभी अभी बताया था, जब धातु आयन का विन्यास D3 हो तो चाहे प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, अष्टफल के संकुल में कोई फर्क नहीं पड़ता। D5 प्रबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति, D1 D2 D3 D4 D5, तो D1 D2 D3 D4 और D5, तो इसमें तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा, क्योंकि D4 के अंदर आपको दिख रहा है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2, और 2.87 बोर मैग्नेटॉन तभी चुंबकीय आघूर्ण निकलता है करीबन 2.84 के आसपास, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगी। अगला क्वेश्चन, अभी अभी बताया था सिस्प्लेटिन जो होता है उसका उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। ये जो सिस्प्लेटिन है कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, कई बार पूछा जा चुका कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन कौन काम आता है। तो सिस्प्लेटिन याद रखना है, जो प्लेटिन है उसमें 2 एमीन और 2 क्लोरो होते हैं, ये चीज सिस्प्लेटिन है। ClO3 माइनस की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यामिति पूछी है, सबने गलत कर दिया ये क्वेश्चन, ज्यामिति पूछी। आपसे पूछा है वेस्पर थ्योरी के अनुसार ClO3 माइनस की आपको ज्योमेट्री बतानी है केवल। ध्यान रखें ज्यामिति कभी नहीं बदलती, आकृति बदलती है। ClO3 माइनस पर अगर संकर्ण sp3 आ रहा है तो उसकी ज्यामिति चतुष्फल की ही रहेगी। हाँ, अगर आकृति पूछता तो केस अलग हो जाता। अब ClO3 माइनस की स्ट्रक्चर कैसी होती है आपको पता है, SClO3 की स्ट्रक्चर ये देखो H, ये SClO3, ठीक है। इस समय क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। अब क्लोरीन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। भाई 5 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब यहां ये जो SClO3 है, अगर इसमें से एक H+ आयन चला जाए तो ये वाली स्ट्रक्चर बचती है, जिसे बोलते हैं ClO3 माइनस। केंद्रीय परमाणु पर जब लॉन पेयर निकालना होता है तो सिग्मा गिन लेते हैं 1 2 3 और साथ में लॉन पेयर गिन लेते हैं, टोटल 4 आया। 4 का मतलब संकरण कौन सा? sp3। और जब आपसे ज्यामिति पूछी है तो आंसर आपको क्या करना है? चतुष्फल की।
बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर पिरामिड कर दिया, वो नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन में आकृति नहीं पूछी गई है, ज्यामिति पूछी है। मैंने पूछा है वेस्पर के अनुसार आपको यहाँ ज्यामिति बतानी। हाँ, आकृति अगर क्वेश्चन में होता तो फिर हम पिरामिड ही करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक लॉन पेयर आते ही जब sp3 संकरण होता है, एक लॉन पेयर आती ही जैसा अमोनिया में होता है, तो फिर आकृति पिरामिड ही होती है। समझ में आ गई बात? यहाँ ज्यामिति का मतलब यह है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन दोनों की जो व्यवस्था है वो कुल मिलाकर किस तरह की रहेगी? टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगी। इसीलिए 51 का आंसर थर्ड रहेगा, सही है। आ गया अगला क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित है जो सही है? अब थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए। आपको पता है जैसे कार्बोनेट आयन बनाना है तो सी, कितने ऑक्सीजन है? 3, जिनमें 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। जिन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, और जो उदासीन होता है उससे डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में कार्बन आपको दिख रहा है 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ संकरण कौन सा होगा? sp3 sp2, और sp2 होगा तो इसकी आकृति त्रिभुजीय समतल, तो फोर्थ हो नहीं सकता। पूछा ना कौन सा सुमेलित है। नाइट्राइट आयन की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, नाइट्रोजन, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा O, ये रहा O, एक O पे नेगेटिव चार्ज है। जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंगल बॉन्ड से, और जो उदासीन ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है। कितने सिग्मा है? 1 2, 2 सिग्मा, 1 लॉन पेयर, टोटल कितना हो गया? 3। 3 अगर टोटल हो गया तो संकरण कौन सा होगा? sp2। और sp2 जब संकरण होता है और एक जोड़ी लॉन पेयर आ जाता है तो आपको शेप भी दिख रही है कोणीय या वी शेप, तो इसकी शेप तो कोणीय या वी शेप होगी, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आया? तीसरी स्ट्रक्चर इसी से मैं बना देता हूं, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में क्या होता है? नाइट्रेट आयन में इस तरह से शेप होती है कि जो नाइट्रेट आयन है, पहले क्या करते थे? नाइट्रेट आयन ऐसे बनाते थे। देखो मैं बता दूं पहले कैसे बनाते थे। देखो पहले नाइट्राइट जो आयन होता था NO2-, ये जो भी आपने बनाया है, अब इस नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में बदलना है। तो आजकल राजस्थान बोर्ड की बुकें कैसे बदलती है? ये मानती है कि नाइट्राइट आयन में जब एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तब वो NO3- में बदलेगा। तो इसके पास एक ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है इस तरह से। आजकल क्या है? उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाते, सिर्फ सहसंयोजक बंध ही बनाते हैं। तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, इस पर माइनस, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो आजकल राजस्थान बोर्ड की बुक में नाइट्रेट आयन की ये स्ट्रक्चर दे रखी होती है। आगे समझो। अब इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन की जब 4 वैलेंसी होती है तब कोई लॉन पेयर नहीं होता उसको। तो 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होगा तो आपको पता है संकरण कौन सा होगा? sp2, और इसकी जो आकृति होगी वो त्रिभुजीय समतल होगी। तो फर्स्ट भी गलत, तो आंसर थर्ड होगा। ओजोन की आकृति वी शेप है। कैसे है देख लो। ओजोन बनता कैसे? जो आपका ऑक्सीजन है जब वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ओजोन बनता है। अब सबको O2 की स्ट्रक्चर पता होती है। O2 की स्ट्रक्चर इस तरह से, O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन अष्टक नियम की पालना करता है। 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 4 तो 6 और 2, ये O2 की स्ट्रक्चर। इसके पास भागा भागा ऑक्सीजन आता है। वो ऑक्सीजन कहता है कि मेरी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हेल्प करो मेरी। पहले तो क्या करती थी हमारी बुकें? उपसहसंयोजक बंध बना देती थी। आजकल उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाती। वो क्या करती है? जो दाता परमाणु है ना, वो क्या करता है? आजकल अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो दे रहा है तो इस पे प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। अब इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये जो इसके पास आया है, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। पहले तो क्या होता था? उपसहसंयोजक बंध में लगा देते थे। आजकल उपसहसंयोजक बंध नहीं लगाते, बल्कि ये पहला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो इसके पास भी एक रह गया, इसके पास भी एक रह गया, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं। ये प्लस चार्ज आ जाता है और ये माइनस चार्ज। यानी ओजोन की स्ट्रक्चर आजकल राजस्थान बोर्ड की बुकों में ये होती है। आगे समझो। बॉन्ड बन गया ना इनके बीच।
इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, जो इसने दिया है ना इसको, ये इसके पास आ गया, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, प्लस माइनस। अब देखो आपको कितने सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, 2 लॉन पेयर 1, संकरण कौन सा, टोटल 3, तो संकरणों का sp2, यानी ओजोन अणु में ऑक्सीजन, केंद्रीय ऑक्सीजन पर जो संकरण है वो sp2 है। एक जोड़ी लॉन पेयर आते ही शेप कैसी हो जाती है, वी शेप हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर आंसर थर्ड गया कि जो ओजोन अणु है उसकी शेप कैसी होगी, यहाँ पर वी शेप। फर्स्ट ग्रेड में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय युग्म प्रभाव मेनली किसका कैरेक्टर होता है, आप सबको पता होगा जो पी ब्लॉक है उनके अंदर जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होने लग जाती है। जैसे कार्बन परिवार में ही अगर हम बात करें तो लेड+4 और लेड+2 में लेड+2 ज्यादा स्टेबल होता है, और आप सबको पता है ऐसा कौन से प्रभाव के कारण होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव मेनली कौन से ब्लॉक के तत्वों में मिलता है, पी ब्लॉक के तत्वों में। एमओटी के अनुसार कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है, तो थोड़ा सा आइडिया देख लें। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, एक सीधी सी बात ध्यान रखनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बंद क्रम, बस इसी से काम हो जाएगा। जिनमें इलेक्ट्रॉन 9, ऐसे याद करें, 10, 11, 12, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19। जिनमें इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं उनका बंध क्रम 0.5, जिनमें 10 उनका बंध क्रम 1, आधा आधा बढ़ाते चलो, आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। 3 से ज्यादा बंध क्रम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 ही डायरेक्शन होती है x y z, तो 3 जगह से ही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है उनका बंध क्रम 3 होता है। उसके बाद घटने लग जाता है 2.5, 2, 1.5, 1 और आधा। ये अगर आपको ध्यान है तो आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाए। और एक चीज और आपको याद रखनी होती है, एमओटी में बंध क्रम और बंध लंबाई एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्स। 2 कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन अपने आप हो। कैसे, अब देखो क्या कहते हैं, N2+ के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 7 दूनी 14 और 1 13 इलेक्ट्रॉन, जो आपका N2+ है। N2 में 14 होते हैं ना, 14 में से 1 चला गया तो 13, और N2- 1 ले लिया, 7 दूनी 14 और 1 15। तो देखो 13 इलेक्ट्रॉन वाले का भी बंध क्रम 2.5 है और 15 वाले का भी बंध क्रम 2.5 है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है कि N2+ और N2- दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा होता है, बिल्कुल सही है, 2.5। C2-2 प्रतिचुंबकीय है, पहले ही बता चुका, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम में होती है। एक O2 और B2 को छोड़ दो, एक O2 और B2 को, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम में है वो सब प्रतिचुंबकीय है, O2 और B2 को छोड़कर। तो 6 दूनी 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब सम का मतलब ये प्रतिचुंबकीय है, ये भी ठीक है। O2+ की बंध O2+2 की बंध लंबाई O2+ की बंध लंबाई से लंबी है, चेक कर लेते हैं। O2+2 का बंध क्रम होगा 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, तो O2+2 का जो बंध क्रम है वो तो है 3, और O2+ का जो बंध क्रम है 8 दूनी 16 में से चला गया 2.5, तो जिसका बंध क्रम कम होता है उसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है। तो इसका मतलब O2+ की जो बंध लंबाई है वो O2+2 से ज्यादा होगी। अब ये कहता है O2+2 की बंध लंबाई O2+ की बंध लंबाई से लंबी है, उल्टा बोल गया भाई। किसकी बंध लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, O2+2 की या O2+ की? O2+ की, क्योंकि इसका बंध क्रम कितना है, 2.5 है। जिसका बंध क्रम कम होता है उसकी बंध लंबाई कैसी होती है, ज्यादा। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, केवल कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ए और बी सही है, सी सही नहीं। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा कंपाउंड है जिसके पास यहां पर 2 जोड़ी लॉन पेयर है। अगर आप BrF5 को देखोगे तो आप सबको पता है जो हेलोजेंस हैं उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में, 1 2 3 4 5 6 1 7, 5 फ्लोरीन जोड़ दिए। तो BrF5 में अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन पर 1 जोड़ी लॉन पेयर है। अब ये कह रहा है किसके पास 2 जोड़ी है, तो BrF5 तो हो ही नहीं सकता, तो जिनमें फर्स्ट ऑप्शन है वो तो वैसे ही गलत होगा। ClF3 में देखें तो आपको पता होगा क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड। हाँ, क्लोरीन में जरूर 2 जोड़ी लॉन पेयर,
जीनॉन टेट्राफ्लोराइड पता होगा, जीनॉन अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, 4 बॉन्ड जोड़ दिए, तो हाँ जीनॉन टेट्राफ्लोराइड पर 2 जोड़ी लोन पेयर है, बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही होंगे। देख लेते हैं 2 और 3। अब अगर अपन SF4 की बात करें तो आपको पता होगा सल्फर की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, तो दिख रहा होगा SF4 में सल्फर पर कितने जोड़ी लोन पेयर है? 1। इसीलिए जो इसका आंसर है वो सेकंड। सबने पढ़ा होगा, ये फाइनल रिजल्ट है, पिछली बार आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था, सबने पढ़ा है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर में होता है, उससे कम रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और उससे कम रिपल्सन किस में होता है? बॉन्ड पेयर में। तो यही पूछा गया आपसे सेकंड ग्रेड में, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन आप सबको पता है किस में होता है? बॉन्ड पेयर में, वेस्पर थ्योरी। मैथेन, अमोनिया और पानी के रेस्पेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैथेन में भी sp3 संकरण है, अमोनिया में भी sp3 संकरण है, और पानी में भी sp3 संकरण है। लोन पेयर जैसे ही आते हैं तो बंद कोण कम होने लग जाता है। मैथेन का बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया का बंद कोण होता है करीबन 107 डिग्री, और पानी का बंद कोण होता है 105 डिग्री। पढ़ा चुका, जब संकरण समान होता है तो लोन पेयर की संख्या बढ़ने के साथ साथ बंद कोण कम हो जाता है। मैथेन, अमोनिया, पानी तीनों में ही sp3 संकरण है, लेकिन इसका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट, इसका 107 डिग्री, इसका 105 डिग्री। इस बेस पर क्वेश्चन है। मैथेन में बंद कोण, मैथेन में बंद कोण, अमोनिया में बंद कोण तथा पानी में बंद कोण सभी में 90 डिग्री से अधिक है। ये कह रहा है कि मैथेन में बंद कोण, अमोनिया में बंद कोण और पानी में बंद कोण तीनों में 90 डिग्री से अधिक है, यही सही है। ठीक है, अभी असत्य पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ये तो सही है कि मैथेन, अमोनिया और पानी तीनों में बंद कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, ये तो ठीक है। पानी में बंद कोण मैथेन में बंद कोण से अधिक है, ये गलत है कि पानी में बंद कोण मैथेन में बंद कोण से अधिक है, ये गलत है। बल्कि आपको पता है मैथेन का जो बंद कोण है वो पानी से कैसा है? अधिक है। तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, पानी का बंद कोण अमोनिया में, एक मिनट देखें, मैथेन, अमोनिया और पानी अणुओं के लिए नीचे दिए गए कथनों में, अच्छा असत्य छाटना है अपन को, ठीक है, असत्य देखो, मैथेन में बंद कोण, अमोनिया में बंद कोण तथा पानी में बंद कोण सभी में 90 डिग्री से अधिक है, ये ठीक है। पानी में बंद कोण मैथेन में बंद कोण से अधिक है, ये गलत है। H2O में बंद कोण अमोनिया में बंद कोण से कम है, ये भी गलत है। मैथेन में बंद कोण अमोनिया में बंद कोण से अधिक है, ये सही है। एक बार पेपर दिखाना, पेपर में तो सही था ना, या टाइप में मिस्टेक रह सकती है? कोई टाइप में मिस्टेक तो नहीं होगी, देखते हैं। मैथेन में बंद कोण, अमोनिया में बंद कोण तथा पानी में बंद कोण सभी में 90 डिग्री से अधिक है, ठीक है ये बात, ये तो ठीक है। वाटर में बंद कोण मैथेन में बंद कोण से अधिक है, ये गलत है, ये सही नहीं है, तो ये असत्य है। पानी में बंद कोण अमोनिया में बंद कोण से, पानी में बंद कोण अमोनिया में बंद कोण से कम है, तो इसमें 2 स्टेटमेंट है, सेकंड और थर्ड दोनों असत्य है इस बेसिस में। कई बार टाइप में हो गया होगा मिस्टेक। अगला BrF4 माइनस, नहीं इसमें दोनों है एक्चुअल में निशा मैडम, सेकंड भी और थर्ड में भी मिस्टेक है। थर्ड में मिस्टेक ये कह रहा है कि पानी में बंद कोण अमोनिया में, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ सही है, सही है, ये थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है, सेकंड ही रहेगा, अपन बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही है भाई। ये कह रहा है कि पानी में जो बंद कोण है, पानी में बंद कोण अमोनिया में बंद कोण से कम है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है निशा मैडम, बिल्कुल सही है, सेकंड ही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, पानी में बंद कोण अमोनिया में बंद कोण से कम है, ठीक है, हाँ ठीक है। और हमसे कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है।
सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। वो कह रहा है कि पानी का बंद कोण मैथेन के बंद कोण से अधिक है, ये बात गलत है, बल्कि मैथेन का बंद कोण किससे अधिक है, पानी से। आगे समझो, इसीलिए इसका आंसर सेकंड ही सही रहेगा। थर्ड में थोड़ा सा देख लें वापस, ये कह रहा है सोचने में थोड़ा सा हो गया, अमोनिया का जो बंद कोण है और पानी में हाँ बिल्कुल सही है कि पानी में बंद कोण अमोनिया के बंद कोण से कम होता है, सही देख रहा है, बिल्कुल सही है, सेकंड ही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, BrF4 माइनस ब्रोमीन, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 2 4 6 और 2 8, 4 फ्लोरीन जुड़ेंगे, 1 2 3 और 4, तो जो आपका BrF4 माइनस है उसमें 2 जोड़ी लोन पेयर है, ठीक है 2, ये गलत है। जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जीनोन आप सब जानते हैं अक्रिय गैस, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन जोड़ दिए, तो इसमें एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है ये रहे, ये भी गलत हो गया। और ये तीसरा SbCl3 माइनस, SbCl6 माइनस, अब आप सबको पता है एंटीमनी, ये एंटीमनी है, नाइट्रोजन परिवार में आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। तो जो एंटीमनी है वो नाइट्रोजन परिवार में है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, -3 का मतलब 3 और आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने क्लोरीन जोड़ने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो जो एंटीमनी है उसमें भी एक जोड़ी लोन पेयर है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड रहा। समझ में आ गया। BrF4 माइनस ब्रोमीन 7 होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, नेगेटिव का मतलब 8 हो गए, जिसमें से 4 ने बॉन्ड बना लिए तो 2 जोड़ी लोन पेयर रह गए। जीनोन अक्रिय गैस 8, 6 बॉन्ड बना लिए, 1 जोड़ी लोन पेयर रह गया। एंटीमनी नाइट्रोजन परिवार में आता है, -3 का मतलब 5 और 3 8, 8 थे, उनमें से 5 और 3 8, समझ में आ गई बात। उनमें से 6 ने बॉन्ड बना लिया तो कितने जोड़ी लोन पेयर रह गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका बंधक्रम समान है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनका बंधक्रम भी कैसा होता है, समान। N2 में आपको पता है बंधक्रम 3 होता है और Cl2 में बंधक्रम 1 होता है, O2 में बंधक्रम 2 होता है, N2 में बंधक्रम 3 होता है। O2 + 2 8 दूनी 16 में से 2 चले गए, 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बंधक्रम 3 और F2 का बंधक्रम 1 रहता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या NO+ और CO में बराबर है, 8 और 7 15, 15 में से 1 चला गया, 14, 8 और 6 14, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनका बंधक्रम भी कैसा होता है, समान होता है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड गया। NO+ और CO में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 8 और 7 15, प्लस का मतलब 1 चला गया, 14, 8 और 6 14, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनका बंधक्रम भी कैसा रहता है, समान, इसीलिए आंसर थर्ड गया। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली बार आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया, PCl5 के रेस्पेक्ट में बात पूछी गई, PCl5 गैसेस के बारे में पूछा गया, P Cl 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 Cl, सबको पता है PCl5 में sp3d संकरण है और शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिड, बिल्कुल सही है। इसके सभी PCl बॉन्ड एक जैसे होते हैं, ये बात गलत है, पता होगा 3 PCl तो छोटे होते हैं, 2 PCl कैसे होते हैं, लंबे। PCl5 में 3 PCl बंद तो छोटे और 2 PCl बंद लंबे, सेकंड आंसर रहेगा। असत्य स्टेटमेंट कह रहा है, ये कह रहा है इसके 3 निरक्षीय, इनको एक्चुअल में इंग्लिश में याद रखें, यह है इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड तो छोटे होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, बिल्कुल सही है। अक्षीय PCl बॉन्डों की लंबाई निरक्षीय बंधों से अधिक होती है, मतलब इक्वेटोरियल की तुलना में एक्सियल बॉन्ड तो लंबे होते हैं, बिल्कुल सही है, इसीलिए आंसर इसका सेकंड रहा। सामान्य नियमानुसार जो ट्राइगोनल बाइपिरामिड्स होते हैं, ये याद करो, PCl5 वाला कंडीशन, इनमें जो लोन पेयर जो हम रखते हैं, याद करें, वो लोन पेयर जो आप रखते हो, जो आप लोन पेयर रखते हो वो ऑलवेज आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य नियम अनुसार जो ट्राइगोनल बाइपिरामिड्स होते हैं उनमें जो लोन पेयर्स होते हैं उनको आप कौन सी पोजीशन पर रखते हो, तो आपको पता है यहां रखते हैं, यहां पहला लोन पेयर, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और सबको पता है इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं।
और ये वाली पोजीशन एक्सियल होती है। ये बंद तो लंबे होते हैं, ये 3 पीसीएल बंद कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। बंदक्रम के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। अभी अभी कहा, इतना भी अगर आपको याद है, N2 जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है उसका बंदक्रम 3 अभी लिखाया था। 15 वाले का 2.5, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 उसका बंदक्रम 2, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 उसका बंदक्रम 1.5, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 उसका बंदक्रम 1। तो आपका क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। O2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 दूनी 16, तो इसका बंदक्रम तो है 2। O2 माइनस 8 दूनी 16 और 1 17, इसका बंदक्रम है 1.5। O2 माइनस 2, 8 दूनी 16 और 2 18, इसका बंदक्रम 1। O2 प्लस 8 दूनी 16 में से 1 चला गया 15, इसका बंदक्रम 2.5। अब बंदक्रम पूछ रहा है, बंदक्रम पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा बंदक्रम किसका हो जाएगा, दिख रहा होगा किसका हो जाएगा, O2 प्लस का। आगे समझना। और सबसे कम बंदक्रम किसका हो जाएगा, O2 माइनस 2 का। तो जिसमें सबसे कम थर्ड का और सबसे ज्यादा किसका, फोर्थ का। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनॉन ट्राई ऑक्साइड, जीनॉन अक्रिय गैस, 8 इलेक्ट्रॉन जिनमें 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए। जीनॉन ट्राई ऑक्साइड में 1 जोड़ी लॉन पेयर है। जीनॉन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन अक्रिय गैस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। इसमें भी 1 जोड़ी लॉन पेयर। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, 6 फ्लोरीन। तो जीनॉन ट्राईऑक्साइड, जीनॉन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, तीनों में ही जीनॉन पर 1 1 जोड़ी क्या है, लॉन पेयर। अगला क्वेश्चन, किसमें आयनिक और सहसंयोजी बंध दोनों है। हाइड्रोजन में आपको पता है केवल सहसंयोजी बंध है, मीथेन में सहसंयोजी बंध है, पोटेशियम क्लोराइड में केवल आयनिक बंध है, और पोटेशियम साइनाइड में ध्यान से देखोगे आयनिक बंध भी है और Cn माइनस में सहसंयोजी बंध भी है। इनऑर्गेनिक बेंजीन आपको याद रखना होता है, B3N3S6 इनऑर्गेनिक बेंजीन है जिसको बोरेजोल बोरेजीन कहते हैं। याद करें डाइबोरेन, ये वाली स्थिति डाइबोरेन, स्टैंडर्ड एग्जांपल है डाइबोरेन। याद करो बनाने बॉन्डिंग है। याद करो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और याद करो डाइबोरेन में प्रत्येक बोरॉन पर संकरण कौन सा होता है, sp3, और जो बॉन्डिंग है वो बनाना बॉन्डिंग है। जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन है, 2 सिग्मा, 3 जोड़ी लॉन पेयर, टोटल 5। संकरण कौन सा होगा, sp3d। sp3d में क्या करना है आपको, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है। 3 जोड़ी लॉन पेयर ऑलवेज एक्सियल पोजीशन, सॉरी इक्वेटोरियल पर रहता है, और बॉन्ड ऑलवेज एक्सियल पोजीशन। इसीलिए जीनॉन डाइफ्लोराइड की आकृति कैसी होती है, देखिए। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, BrF5 ClF3 SF4। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन जुड़े, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 2 जोड़ी लॉन पेयर, टोटल 6। तो संकरण है sp3d2। sp3d2 की याद करें शेप, जीनॉन 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन, 1 लॉन पेयर ऊपर और 1 लॉन पेयर नीचे। याद आ जाना चाहिए जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की जो शेप है वो कैसी है, वर्ग समतल। तो फर्स्ट का बी आंसर तो यही होगा। ClF3 रटा हुआ होगा, ClF3 की शेप टी शेप। BrF5 में देखें तो Br
7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल 6, तो संकरण होगा sp3 d2। sp3d2 की अगर आपको पता हो, sp3d2 में क्या होता है, अगर 3 केस है, 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2, अगर 6वां बॉन्ड है तब तो शेप होती है वर्गाकार द्विपिरामिड इस तरह से। sp3d2 एक जोड़ी लॉन पेयर आ जाता है तो वर्गाकार पिरामिड, क्योंकि एक पिरामिड हट जाता है, एक जगह लॉन पेयर आ जाता है। और अगर 2 लॉन पेयर आ जाते हैं तो दोनों लॉन पेयर, दोनों बॉन्ड हट जाते हैं, दोनों जगह लॉन पेयर आ जाते हैं, तो शेप वर्गाकार समतलीय। जब sp3d2 संकरण होता है तो 3 स्थितियां बनती है। आकृति आपकी वर्गाकार द्विपिरामिड हो सकती है, वर्गाकार पिरामिड हो सकती है, वर्गाकार समतलीय होती है। और वर्गाकार यहां पर कैसी होगी, क्योंकि वर्गाकार यहां पर कैसी होगी, पिरामिडीय होगी। ये वाला केस 5 + 1 का, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, और एक जगह लॉन पेयर रह जाएगा। SF4 की जो शेप है वो सीसा शेप होती है, जिसको आप ढेकुली शेप कहते हैं। कैसे, सल्फर 1 2 3 4 5 और 6, 4 फ्लोरीन जोड़ दिए, 1 2 3 4, संकरण निकालते कैसे हैं, 4 सिग्मा 1 लॉन पेयर, टोटल 5 आने का मतलब संकरण कैसा, sp3d। 4 बॉन्ड बनाने, 1 लॉन पेयर रखना है। अभी अभी बताया था कि जो sp3d संकरण होता है उसमें जो हम लॉन पेयर रखते हैं वो कौन सी पोजीशन पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये s, ये 4 फ्लोरीन, और ये यहां आ गया लॉन पेयर। जो शेप होगी दिख रही होगी, बच्चे जो झूलते हैं के जैसी, थोड़ा सा मोड़ दो, पाई या इसी को सीसा या ढेकुली कहते हैं, जो अपने गार्डन में मिलती है ना। एक बच्चा यहाँ बैठता है तो ये ऊपर चल जाता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, इसी को ढेकुली कहते हैं, जो कौन से अणु में देखने को मिलती है, SF4 अणु। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें देखें, बाएं से दाएं जाए। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है, आपको पता है उस पर sp संकरण होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। वो कह रहा है बाएं से दाएं जाए, पहले sp3 फिर sp2 फिर sp मिलना चाहिए। इस पे तो sp2 है, लेकिन इस कार्बन पर sp है। अब वो कह रहा है पहला sp3 मिलना चाहिए। थर्ड में देखोगे तो इस पे sp3 है, इस पर sp2 है, इस पर sp2 है, और इस पर sp3 है। चौथा देखो आप, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH और CN के स्ट्रक्चर ये पता होगा। जो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है उस पर sp3, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा होता है उस पर sp2, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है उस पर sp संकरण होता है। इसीलिए इसका आंसर 4 है। NF3 और अमोनिया के बंध कोण की तुलना कराई गई है, जो पिछली साल फर्स्ट ग्रेड में आया था, अमोनिया और NF3। बंध कोण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले संकरण चेक करते हैं। 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, दोनों में ही sp3 संकरण। बंध कोण को प्रभावित करने वाले पहला कारक संकरण। दूसरा कारक नंबर ऑफ लॉन पेयर, दोनों में 1 1। तीसरा कारक बंध कोण, समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। दोनों में केंद्रीय परमाणु भी एक जैसा है। चौथा पॉइंट, बंध कोण इनवर्स होता है केंद्रीय परमाणु, पार्श्व परमाणु की विद्युत ऋणता। यहां क्या होता है, जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन पास थे, जो पहले ये इलेक्ट्रॉन पास थे, उनको ये दूर ले आता है इस तरह से। तो पहले जो ये इलेक्ट्रॉन पास थे तो क्या इनमें रिपल्सन लगता था, वो अब रिपल्सन खत्म हो जाता है।
और अमोनिया में ऐसा नहीं रहता, अमोनिया में तो इलेक्ट्रॉन अभी भी यही है पास पास, क्योंकि हाइड्रोजन खींचता नहीं है इलेक्ट्रॉनों, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन लगता है, इसीलिए बंद कोण बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर साइड एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो बंद कोण, साइड एटम की विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ बंद कोण कम हो जाता है। इसीलिए अमोनिया और NF3 में अमोनिया का बंद कोण तो ज्यादा होगा और NF3 का बंद कोण कम होगा, क्योंकि साइड एटम आने पर, जो साइड एटम की विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंद कोण क्या हो जाता है, कम। तो क्या है, NF3 का बंद कोण अमोनिया की तुलना में छोटा होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करें, बार बार आपसे यही कहना है, क्योंकि लेवल हिला रहा है जो भी पेपर का आ रहा है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।